अगर आप CSS कर रहे हैं और ग्रेजुएशन में आपने मैथ पढ़ा है या मैथ में MPhil किया है तो CSS में प्योर मैथ और अप्लाइड मैथ का पेपर ज़रूर रखें। गारंटी है कि आपको 200 में से 200 मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 2023 के क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 के पार्ट ए में हमें एक फंक्शन u गिवन है। u के बारे में कहा गया है कि वो हार्मोनिक है और k मालूम करना है और हमें मालूम करना है u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक। और क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में हमने 1/z⁵ प्लस z क्यूब की कंटूर इंटीग्रेशन करनी है अलॉन्ग द अपर आर्क ऑफ द यूनिट सर्कल फ्रॉम 1 to -1। सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में हमने सबसे पहले डिटरमिन करना है k। किस कंडीशन के साथ डिटरमिन करना है? इस कंडीशन के साथ k को डिटरमिन करना है कि ये जो फंक्शन u है ये हार्मोनिक। और एक काम और भी करना है और हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट या कह लें कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन मालूम करना है फंक्शन u के लिए। हमें गिवन ये है कि फंक्शन u हार्मोनिक है, हमने k मालूम करना है, एक काम। दूसरा काम, हमने इस फंक्शन u के कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन को भी मालूम करना है। ज़रा याद कर लेते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन कहते कैसे फंक्शन को है। अगर हमारे पास u जो है वो एक 2 वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन हो और अगर इस u के पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट आर्डर के और सेकंड आर्डर के वेरिएबल्स x और y के रिस्पेक्ट से सारे के सारे एग्जिस्ट करें, सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन बन रहे हों। और दूसरी कंडीशन ये कि u(x(x) प्लस u(y(y) जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा हो, जिसको हम लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। u को हम हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे अगर u के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों और u(x(x) प्लस u(y(y) इक्वल टू 0 हो, यानी फंक्शन u जो है वो लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। यहाँ पे हमें गिवन है कि u हार्मोनिक है, इसका मतलब है u के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस है, और इसका मतलब है कि ये फंक्शन u जो है वो लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने k मालूम करना है। k मालूम करने के लिए हम लैप्लासिस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि फंक्शन u जो है वो लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम k मालूम करेंगे और फिर हमने मालूम करना है फंक्शन u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। ज़रा याद कर लेते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या हुआ करता है। अगर आपके पास u एक हार्मोनिक फंक्शन हो और आपको एक फंक्शन v मिल जाए, v को हम u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे अगर v और u जो हैं वो रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं? रीमान इक्वेशंस होती हैं कि पार्शियल v ओवर पार्शियल y इक्वल हो पार्शियल u ओवर पार्शियल x के और पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल हो माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। अगर फंक्शन v जो है आपको ऐसा मिल जाए जो इन रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो तो हम कहेंगे फंक्शन v जो है वो फंक्शन u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अगर फंक्शन u हार्मोनिक हो और फंक्शन v इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ मिल जाए तो हम v को u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक कहते हैं। तो हमें v मालूम करना होगा और v मालूम करने के लिए हम CR इक्वेशंस का सहारा लेंगे। इन CR इक्वेशंस की मदद से v को मालूम करेंगे। पहला काम स्टार्ट करते हैं। हमने मालूम करना है k को और k को मालूम करने के लिए हमने लैप्लासिस इक्वेशन की मदद लेनी है। गिवन फंक्शन u जो है वो हमारे पास e⁻2x cos ky है। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स x के रिस्पेक्ट से और y के रिस्पेक्ट से ज़रूरत है। हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ky तो कांस्टेंट होगा। e⁻2x का डेरिवेटिव लेंगे, e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x ही आएगा और फिर पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास 2 आ जाएगा। और cos ky कांस्टेंट है, ये e⁻2x के साथ एज इट इज मल्टीपल में आ जाएगा। हमें ज़रूरत है u(x(x) और u(y(y) की। u(x(x) मालूम करने के लिए इसको एक दफ़ा फिर x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा। e⁻2x का डेरिवेटिव अगेन 2 × e⁻2x आ जाएगा। cos ky कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज रहेगा।
2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यू एक्स एक्स हमारे पास 4 इंटू ई पावर 2x कॉस के वाई आ गया। इसी u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पावर 2x जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा और कॉस के वाई का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन के वाई होगा और फिर के वाई का डेरिवेटिव लेंगे जो कि के आएगा, उसे मैंने यहाँ शुरू में लिख लिया है। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट से, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट से। k और e पावर 2x एज इट इज़ रहेंगे, ये वाला माइनस यहाँ लिख लिया। साइन के वाई का डेरिवेटिव लेंगे, साइन के वाई का डेरिवेटिव कॉस के वाई होगा और फिर के वाई का डेरिवेटिव हमारे पास k आ जाएगा। ये k और k मल्टीप्लाई हो जाएंगे, u वाई वाई हमारे पास माइनस के स्क्वेयर ई पावर 2x कॉस के वाई आ गया। यू एक्स एक्स मालूम कर लिए, यू वाई वाई मालूम कर लिए। हमें गिवन ये है कि हमारे पास यू फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। अगर यू फंक्शन हार्मोनिक है तो ये लैप्लासिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 है। यू एक्स एक्स हमारे पास 4 ई पावर 2x कॉस के वाई है और यू वाई वाई हमारे पास माइनस का है। लैप्लासिस इक्वेशन के फार्मूले में यहाँ प्लस होता है, लेकिन यू वाई वाई हमारे पास माइनस का है, तो माइनस के स्क्वेयर ई पावर 2x कॉस के वाई इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में एक अननोन है k, वो हमने मालूम करना है। कैसे मालूम किया जाए? इन दोनों टर्म्स में से आप देख रहे हैं e पावर 2x और cos के वाई कॉमन आ जाएगा, तो e पावर 2x cos के वाई को कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म में से 4 आया और माइनस सेकेंड टर्म में से k स्क्वेयर आ गया। प्रोडक्ट 0 है कुछ फैक्टर्स का, तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा या थर्ड फैक्टर 0 होगा। e की पावर 2x तो कभी भी 0 नहीं होता, ये हमें मालूम ही है। cos के वाई 0 हो सकता है, लेकिन अगर cos के वाई 0 हो गया तो हमारे पास जो फंक्शन u है वो 0 हो जाएगा। और अगर फंक्शन u 0 हो गया तो 0 फंक्शन के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट और 0 फंक्शन हार्मोनिक होता है या नहीं होता, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, वो ट्रिवियल ही होती हैं चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ पे e की पावर 2x भी 0 नहीं है, cos के वाई भी 0 नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही 0 नहीं है। और 0 है तो क्या चीज़? ये वाला फैक्टर 4 माइनस के स्क्वेयर 0 है। 4 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है। इसमें से हमने k मालूम करना है। कैसे मालूम किया जाए? 4 को राइट साइड पर ले जाते हैं, के स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ गया। k मालूम करने के लिए स्क्वेयर रूट ले लें, तो k की हमारे पास प्लस माइनस 2 दो वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन में कहा था k मालूम करें, k हमने मालूम कर लिए, 2k की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। एक काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें फंक्शन u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन मालूम करना है। एक तो k की वैल्यू u के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर जो हमारे पास u बनेगा उस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन v मालूम करेंगे। u हमारे पास है e पावर 2x cos के वाई, k हमने मालूम किया है प्लस माइनस 2 है, k की जगह यहाँ प्लस माइनस 2 लिख लें तो u आ गया e पावर 2x cos प्लस माइनस 2y। कॉस माइनस थीटा याद करें किसके इक्वल होता है? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस जो है ये मैजिक से गायब हो जाएगा, ये कॉस 2y आ जाएगा। u हमारे पास e पावर 2x cos 2y आ गया। ये जो u है हमने इसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन जो है v मालूम करना है। अगर हमें इस u का v मालूम करना है तो v के लिए ये कॉशी-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। इन CR इक्वेशंस की मदद से हम v मालूम करेंगे। इन CR इक्वेशंस में हमें u के पार्शियल डेरिवेटिव x की और u के पार्शियल डेरिवेटिव y की ज़रूरत है। v मालूम करने के लिए हम इस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करने लगे हैं। विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2y कांस्टेंट होगा, e पावर 2x का डेरिवेटिव हम पहले भी देख चुके, 2e पावर 2x होगा। ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ गया। इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करते हैं। पार्शियल u ओवर पार्शियल y हमारे पास क्या आएगा? e पावर 2x कांस्टेंट आएगा, cos 2y का डेरिवेटिव माइनस साइन 2y और 2y का 2, तो माइनस 2e 2x साइन 2y। ये मेरे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y आ गया। मालूम करना है मैंने v जो है अगर u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है तो पार्शियल v ओवर पार्शियल y जो है वो इक्वल होगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x के। पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो है वो इक्वल होगा माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। ये जो पहली इक्वेशन है पार्शियल v ओवर पार्शियल y इक्वल है पार्शियल u ओवर पार्शियल x के, इसमें पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू लिख लेते हैं। और ये जो पार्शियल v ओवर पार्शियल x है
दूसरी इक्वेशन में इसकी राइट साइड पे ये जो माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई है, इसमें पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू -2e⁻2x sin 2y लिख लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x जो है वो मेरे पास 2e⁻2x sin 2y आ गया। ये जो इक्वेशन है मेरे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल y, इसमें से मैं v मालूम करता हूँ। मैं चाहूँ तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x में से भी v मालूम कर सकता हूँ, एक ही जैसी बात है। मैं यहाँ पार्शियल v ओवर पार्शियल y में से v मालूम करने के लिए इसको इंटीग्रेट करने लगा हूँ। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, पार्शियल y राइट साइड पर लेकर आऊँगा, लेफ़्ट साइड पे पार्शियल v का इंटीग्रल v हो जाएगा, राइट साइड पे 2e⁻2x cos 2y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें x को हम कांस्टेंट लेंगे। जब हम पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और x को कांस्टेंट लेंगे, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है वो सम फंक्शन ऑफ x होगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं, यही मेरे पास v का आंसर आ गया। अलबत्ता इसमें एक चीज़ अननोन है, h ऑफ x। अगर सिंपल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता तो कोई मसला नहीं था, यहीं से इंटीग्रेट करके v का जवाब मिल जाता। लेकिन h ऑफ x को भी हमें हल करना पड़ेगा, लेकिन अभी बाद में सोचते हैं कि h ऑफ x को कैसे हल किया जाए। पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2e2x जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया इंटीग्रल से। cos 2y का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल sin हुआ करता है, cos 2y का इंटीग्रल sin 2y हो जाएगा। और चूंकि 2y आ गया है तो y के कोफिशिएंट 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। cos 2y का इंटीग्रल sin 2y ओवर 2 आ गया। ये प्लस का h ऑफ x एज इट इज़, ये मुझे मालूम करना है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। v मेरे पास e⁻2x sin 2y प्लस h ऑफ x आ गया। बस ये h ऑफ x मालूम हो जाए तो जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v है वो मेरे पास आ चुका है। h ऑफ x कैसे मालूम किया जाए? मुझे v के बारे में एक और बात मालूम है, पार्शियल v ओवर पार्शियल x मालूम है। मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन 2 से भी पार्शियल v ओवर पार्शियल x लेता हूँ और इन दोनों पार्शियल v ओवर पार्शियल x को इक्वल रख के h ऑफ x मालूम करता हूँ। इसमें से पार्शियल v ओवर पार्शियल x मालूम करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x का आंसर क्या आएगा? पहली टर्म में e⁻2x का डेरिवेटिव 2e⁻2x होगा sin 2y एज इट इज़, और प्लस सेकंड टर्म में h का डेरिवेटिव, इसमें तो वेरिएबल y मौजूद ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव dh ओवर dx आ जाएगा। पार्शियल v ओवर पार्शियल x की मेरे पास एक वैल्यू ये मौजूद है, एक पार्शियल v ओवर पार्शियल x की मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है। पार्शियल v ओवर पार्शियल x की ये जो वैल्यू मैंने मालूम की है इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। 1 में सब्स्टिट्यूट करने से लेफ्ट साइड पे मेरे पास 2e⁻2x sin 2y प्लस dh ओवर dx आ जाएगा और राइट साइड में 1 में मेरे पास मौजूद है 2e⁻2x sin 2y। इसमें से मुझे h मालूम करना है। 2e2x sin 2y दोनों साइडों पर सेम है, कैंसिल हो गया। dh ओवर dx मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। इसको इंटीग्रेट कर लें, आम इंटीग्रेशन करनी है तो मेरे पास h का आंसर एक रियल नंबर कांस्टेंट आ गया। याद करें, अगर h का डेरिवेटिव 0 है तो h लाजमी एक कांस्टेंट फंक्शन है। h का मसला था, मैंने v मालूम करना था, v मालूम कर लिया था, लेकिन उसमें h ऑफ x आ गया था। h ऑफ x एक ऑर्डिनरी कांस्टेंट है तो h ऑफ x की जगह c सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 2 में, तो मेरे पास v का आंसर आ गया e⁻2x sin 2y प्लस c। ये जो मैंने v मालूम कर लिया है ये फंक्शन u का कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। क्वेश्चन 6 के ए पार्ट में हमें एक फंक्शन u गिवन था, उसमें एक अननोन k इन्वॉल्व था। u के बारे में हमें ये गिवन था कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, k मालूम करें। पहले हमने k मालूम किया, k मालूम करने के बाद जो u आया फिर हमने उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v भी मालूम किया। इस क्वेश्चन में यही कुछ करना था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन 7 के बी पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमने इस कंटूर इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से -1 तक। किस कर्व के लिए, किस कंटूर के लिए? हमने कंटूर लेनी है यूनिट सर्कल की अपर आर्क। पूरा यूनिट सर्कल नहीं लेना, यूनिट सर्कल की अपर आर्क लेनी है। अपर साइड का हाफ यूनिट सर्कल लेना है और उस कंटूर C के लिए 1 से -1 तक हमने इस कंटूर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो बहुत आसान हो सकता है और हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। और वो तरीका क्या है? वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटूर इंटीग्रल जो है वो है हमारे पास। वो कहता ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन f ऑफ z की इंटीग्रेशन करनी है किसी कंटूर C के लॉन्ग और फंक्शन f ऑफ z जो है वो कंटिन्यूस है ऑन अ डोमेन D,
किसी डोमेन डी के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मौजूद है, यानी एफ ऑफ जी कंटिन्यूस फंक्शन है और एक कैपिटल फंक्शन एफ मौजूद है जिसका डेरिवेटिव जो है वो इस स्मॉल एफ के इक्वल है। ये जो कैपिटल एफ है हम इसको कहेंगे ये स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है। अगर कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव मौजूद है स्मॉल फंक्शन एफ का, स्मॉल फंक्शन एफ किसी डोमेन डी के ऊपर कंटिन्यूस है और आप किसी भी कंटूर सी को लेकर इन डोमेन डी में से जिसका इनिशियल पॉइंट जी नॉट और टर्मिनल पॉइंट जी वन हो, आप इस कंटूर सी के ऊपर फंक्शन एफ ऑफ जी डी ऑफ जी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मतलब मेरा कहने का ये है कि जो आप कंटूर इंटीग्रेशन करते हुए जी की जगह सब्स्टिट्यूशंस करके करते हैं वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो मालूम करें, यानी इसको आम मेथड से इंटीग्रेशन करें। अगर आप कर सकते हैं तो वो इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है जी नॉट से लेकर जी वन तक तो अपर लिमिट z1 माइनस लोअर लिमिट z नॉट सब्स्टिट्यूट कर दें। हम इसी फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन की कंटूर इंटीग्रेशन करने के लिए। हम z के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके करना चाहें तो कर सकते हैं और वो सब्स्टिट्यूशन जो है कर्व यूनिट सर्कल के लिए z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो सकती है। लेकिन मैं आपको उस सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करवा रहा, मैं आपको इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटूर इंटीग्रल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। मुझे बस एक बात चेक करना है, क्या ये फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है ये कंटिन्यूस है। जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है उस फंक्शन को मैं स्मॉल एफ ऑफ जी का नाम दे रहा हूँ, वो 1/z⁵ प्लस जी क्यूब है। क्या ये कंटिन्यूस है? ये फंक्शन पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन पे कंटिन्यूस है मास वाई एक पॉइंट के। ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ज़ीरो के अलावा c माइनस ज़ीरो पूरे के पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कैसे पता चला कंटिन्यूस है? इसकी लिमिट और वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है, ज़ीरो के अलावा हमेशा ये कंटिन्यूस है। बस हमें अब एक बात का ख्याल करना है कि जिस कंटूर के ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है क्या वो कंटूर इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो कंटूर इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स तो उसने दिए ही हुए हैं और हम इसको आसानी से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम इस थ्योरम की मदद से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हमारे पास जो कंटूर है वो हमारे पास सेमी सर्कल है, 1 से लेकर -1 तक का अपर आर्क ऑफ द सर्कल है, यानी सेमी सर्कल है। क्या ये सेमी सर्कल, ये कंटूर, इस कंटूर का हर पॉइंट इस डोमेन में मौजूद है? ये कम्प्लेक्स प्लेन है पूरा का पूरा, सिर्फ इसमें ज़ीरो नहीं है और कंटूर के ऊपर हमारे पास ज़ीरो मौजूद नहीं है, यानी ये पूरी की पूरी कंटूर जो है वो इस फंक्शन स्मॉल एफ की डोमेन में मौजूद है। और आप आसानी से देख सकते हैं कि इस स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव भी आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हम इसी थ्योरम का इस्तेमाल करने लगे हैं। पर आर्क ऑफ यूनिट सर्कल फ्रॉम 1 to -1 जो है वो इस डोमेन में लाई कर रही है, तो हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस थ्योरम का। एफ ऑफ जी का एंटी डेरिवेटिव भी आसानी से मालूम किया जा सकता है। अब 1/z⁵ का एंटी डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? z⁵ को ऊपर लिख लें तो z⁻⁻4 हो गई। एंटी डेरिवेटिव बहुत आसान है, पावर एक बढ़ा लें और नई पावर से डिवाइड कर दें। z⁻⁻5 में एक बढ़ाएंगे तो z⁻⁻4 हो जाएगी, -4 से डिवाइड कर दिया। प्लस जी क्यूब का इंटीग्रल, पावर एक बढ़ा ली, z⁴ हो गई और 4 से डिवाइड कर लिया। और लिमिट्स ले रहे हैं हम, इनिशियल पॉइंट हमारे पास 1 है, टर्मिनल पॉइंट हमारे पास -1 है। 1 को लोअर लिमिट में ले लिया, -1 को अपर लिमिट में ले लिया। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का मेथड आपको आता ही है। आपने पहले पुट करना है कौन सा? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट -1 है, इनिशियल पॉइंट 1 है, -1 पुट करते हैं। यहाँ -1 पुट किया तो -1 की पावर -4 हो गई, उसे नीचे लिख लिया तो -1 की पावर 4 हो गई, ये वाला माइनस यहाँ लिख लिया। प्लस अपर लिमिट -1 पुट की तो -1 की पावर 4/4 हो गया। फिर ये वाला फार्मूले का -1 यहाँ पे लिखा। फिर लोअर लिमिट 1 पुट की तो 1 की पावर -4 नीचे लिख ली, 1 की पावर 4 हो गई, ये वाला माइनस हमने यहाँ लिख लिया और नीचे 4 आ गया। फिर ये वाला हमारे पास प्लस आ गया, 1 लिखा z की पावर 4 में तो 1 की पावर 4/4। जब इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया
प्लस माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल था 1/z⁵ प्लस जी क्यूब डी जी, इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। हमने इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर लिया यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन। आप चाहें तो इसकी कंटूर इंटीग्रेशन पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताई। क्या सब्स्टिट्यूशन करें कंटूर के लिए? ये जो सर्कल है, इस सर्कल के लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बनती है कि z = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या कह लें cos t प्लस आयोटा साइन t, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं e⁻t। और चूंकि हमने 0.1 से -1 तक जाना है, 0.1 के लिए हमारे पास t की वैल्यू होगी 0, cos 0 1 और sin 0 0, और -1 के लिए हमारे पास t की वैल्यू होगी पाई, cos पाई -1 और sin पाई जो है वो 0, तो -1 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। t की वैल्यू 0 से लेकर t की वैल्यू पाई तक, इसको एवेल्यूएट करेंगे इंटीग्रल को इस कंटूर c के लिए, तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद जो है दोबारा आंसर 0 ही आ जाएगा। आप z की जगह e⁻t लिख लें, यहाँ पे भी dz यहाँ से आयोटा e⁻t dt बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर लें, तब भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। लेकिन जब भी आपके पास कंटूर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो पहले आप कोशिश करें कि इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटूर इंटीग्रल इस्तेमाल हो जाए। अगर हो जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। उसके लिए देखना ये है कि जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है वो कंटिन्यूस है। दूसरे, क्या उसका एंटी डेरिवेटिव आप मालूम कर सकते हैं। तीसरे, जिस कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेशन करनी है, क्या वो कर्व जो है उस फंक्शन की डोमेन में मौजूद है। अगर वो सारी की सारी कर्व उस फंक्शन की डोमेन में मौजूद है तो फिर आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।